चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और सबसे पहले आपके कदमों में पेश करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं जो आपको बहुत हेल्प होगी। आप जाकर तुरंत से तुरंत आप डाउनलोड कर लो, फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। अब ये इक्विटी शेयर्स होते क्या है, आपको सुना होगा ना, शेयर मार्केट में एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। वो कौन से शेयर्स इशू करती है? वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है। वो शेयर्स जिसमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो शेयर्स जिसमें आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो शेयर जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होता है, उन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। लेकिन इससे मैम थोड़ा ना खुश होंगी, मैम को तो चाहिए एक प्रॉपर आंसर। तो चलो प्रॉपर आंसर देखते हैं। आपको एग्जाम में क्या लिख कर आना है? शेयर्स विच कैरी नो प्रिफरेंशियल राइट्स और प्रायोरिटी इन द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना भाई, उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिविडेंड में हिस्सा इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। तुमको पता है कंपनी इक्विटी शेयर्स का पैसा सबसे लास्ट में वापस करेगी और कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इनका पैसा वापस करने की। इसीलिए तो बोलते हैं ये हाई रिस्क है, लेकिन साथ साथ में इसका हाई रिटर्न भी मिलता है। इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज एंड रीपेड इन द लास्ट। सिर्फ इतना लिख कर आओगे, मैम भी खुश, बोर्ड्स की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर भी खुश, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब इक्विटी शेयर्स में हमारे सिलेबस में क्या है, इनके फीचर्स भी हमारे सिलेबस में हैं। आओ जरा देखते हैं ये फीचर्स क्या कह रहे हैं। इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स। सर अगर हम इन फीचर्स को कंबाइन कर दे तो क्या डेफिनेशन बन जाती है? हां जी हां, बिल्कुल बन जाती है। कम से कम 4 से 5 फीचर्स तो आपके टिप्स पर होने चाहिए। जैसे इक्विटी शेयर्स कब इशू करते हैं? सबसे पहले इशू किया जाता है डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से पहले। दूसरा, दे कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने अभी आपको बताया डिविडेंड में कोई भी ये राइट्स अपने क्लेम नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर इट इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। डिविडेंड तभी मिलेगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, तभी जाकर डिविडेंड मिलेगा, एल्स नहीं मिलने वाला। अगला, इक्विटी शेयर्स इज रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब सबका पैसा वापस किया जा रहा होगा, सबसे आखिर में इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस किया जाएगा। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का क्लोजर। होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स। दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ना वोटिंग राइट्स होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। आप डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और बचे हुए प्रॉफिट में भी आपको हिस्सा मिलता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं ना हाई रिवॉर्डिंग शेयर्स होते हैं। इनको ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हमको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है, हमको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है। आओ जरा देखते हैं सबसे पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स इशू करने के फायदे क्या क्या हैं कंपनी को। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होता है नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। मतलब अगर पैसे होंगे, अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है मालिक। इसको बोलते हैं नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। क्या बात समझ में आ गई? लिखना क्या है? इक्विटी शेयर्स इंपोज नो बर्डन ऑन द कंपनीज रिसोर्सेज बिकॉज द डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट subject to the availability of adequate profits. The company is under no obligation to pay a fixed rate of dividend on equity shares. पैसे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री करेंगे, तब ही डिविडेंड दिया जाएगा, एल्स नहीं देने की जरूरत है। मतलब नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, बल्ले बल्ले और शावा शावा कंपनी के लिए। अगली बात, ये होते हैं परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या है? एक बार इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, वहां से पैसे आ गए, कभी भी उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। जब कंपनी बंद होगी तब आखिरी में इनको पैसा वापस करेंगे, अगर पैसे होंगे तो ये कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। परमानेंट कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स इज रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। Therefore, equity capital remains with the company forever. हमेशा इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो पैसा रेज किया जाता है वो कंपनी के पास रहता है। There is no liability as to repayment.
Even at the time of winding up, equity shares is paid back in the last, and that too if any surplus is left after meeting all the liabilities. मैंने बताया ना, अगर पैसा बचेगा सारी liabilities को पे करने के बाद तो equity shares का पैसा वापस करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे. बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात हो गई है. तो परमानेंट कैपिटल होती है. तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से दो एडवांटेज तुम्हें समझ में आ गए. पहली बात तो नो बर्डन ऑन अर्निंग्स, और दूसरा परमानेंट कैपिटल. यार कम से कम 4 एडवांटेजेस तो सब बच्चों को पता होने चाहिए. सेफ्टी पॉइंट से 5 पता होने चाहिए. आओ जरा देखते हैं. नो चार्ज ऑन एसेट. ये नो चार्ज ऑन एसेट अगला एडवांटेज कैसे? चार्ज ऑन एसेट का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप किसी से पैसा रख लेते हो तो बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है. लेकिन जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो कंपनी को अपने किसी भी एसेट्स को मॉर्टगेज या गिरवी नहीं रखना पड़ता है. इसका मतलब सारे एसेट्स उनके फ्री रहते हैं व्हाइल दे रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर्स. सबसे अच्छी बात समझ में आई. इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज और मॉर्टगेज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. द कंपनी इज फ्री टू यूज इट्स प्रॉपर्टी फॉर रेजिंग लोन्स. बात समझ पे आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. इतना लिख कर आओगे बल्ले बल्ले है. कोई टेंशन ही नहीं, कोई नंबर तुम्हारे छू नहीं सकता भाई साहब. आगे बढ़ते. सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. जब आपको पता है कि मेरे को पैसा मिला है और मेरे को ये पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं. बिकॉज आपके लिए कोई भी ये परमानेंट बर्डन जैसा साबित नहीं होते हैं. नो चार्ज ऑन एसेट होता है, इसलिए बोलते हैं इनको कि ये पैसा एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है. अ कंपनी विद सब्सटैंशियल इक्विटी शेयर्स कमांड्स प्रेस्टीज इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट. द एबिलिटी टू बोरो इज हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दिनेस. जिस कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए होते हैं, उस कंपनी की उतनी ज्यादा गुडविल होती है मार्केट के अंदर, और उनकी लोन एपेटाइट भी कम नहीं होती. अगर चाहें वो पैसा लोन से रेस करना तो लोन से भी रेस कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर से तो पैसा तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है. आगे बढ़ते हैं. स्मॉल नॉमिनल वैल्यू. जैसे आपने कभी जब आप शेयर्स के चैप्टर में आप पढ़ रहे थे मेरे से शेयर्स, तब मैंने आपको बताया था ना कि शेयर्स कभी भी एक साथ इश्यू नहीं होते. आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इश्यू कर सकते हैं, या आप स्मॉल नॉमिनल वैल्यू में भी शेयर्स को इश्यू कर सकते हो. मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक शेयर को 1 लाख रुपए का ही बेचो, ठीक है ना. आप स्मॉल प्राइसेस में भी बेच सकते हो टू डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. बात समझ में आ रही है? द फेस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज जनरली वेरी लो. जैसे एक कंपनी अपना शेयर हो सकता है 100 रुपए में. आज थोड़ी दिन पहले तक टाटा मोटर्स का शेयर कितने का था? 700-800 रुपए का था. तो अगर किसी को एक शेयर खरीदना है तो मात्र 800 रुपए देने. क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये हो गया स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, जिससे हर कोई बंदा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस नॉमिनल वैल्यू. अब आते हैं, हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं. आप एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में क्यों पैसा डाले, क्या फायदा है, आओ जरा देखा जाए. इक्विटी शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स. सबसे पहला क्या है? वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोलिंग पावर ओवर द कंपनी. आप कंपनी के मालिक होते हो. जितने भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स होती है. भाई अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो रिलायंस का मालिक कौन? शुभम जगदीश है रिलायंस का मालिक. मुकेश अंबानी को तो मैंने डायरेक्टर रखा हुआ है, लेकिन मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स. क्यों? क्योंकि मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं. वोटिंग राइट्स हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज इन्वेस्टर को मिलता है वोटिंग राइट्स का. दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है? द लाइबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम. भाई मेरी लाइबिलिटी कितनी? जितने के शेयर्स मैंने खरीदे हैं, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है, उतने की ही लाइबिलिटी होगी. उससे ज्यादा मेरा पैसा घर से नहीं जाएगा. बात समझ में रही? चले भले ही मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरी लाइबिलिटी फिक्स्ड है टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आई मेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. क्लियर? अगला फायदा क्या होता है? इन केस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी वेरी हाई. फॉर एग्जाम्पल, हीरो होंडा मोटर्स हैड पेड 900% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इन द ईयर 2002-2003. भाई क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलने के भी चांसेस होते हैं. डिविडेंड में आपका प्रॉफिट हो जाएगा. आपने इक्विटी शेयर्स ले रखे, आपको डिविडेंड मिल गया. 2002-2003 में 900% का डिविडेंड दिया था हीरो मोटर कॉर्प्स ने. उस समय हीरो होंडा हुआ करती थी वो. ठीक है, तो चांसेस होता है कि आपको डिविडेंड बहुत सारा मिल सकता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स. ये प्रीएम्प्टिव राइट्स एक बहुत बड़ा राइट्स होता है. अभी बताता हूं क्या होता है. टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, सच शेयर्स आर कॉल्ड राइट शेयर्स. अब देखो क्या होता है. अगर कंपनी फ्यूचर में चल के अपने नए शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली है, तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है क्या आप वो शेयर्स लेना चाहते हैं. तो ये राइट को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट.
इसीलिए इस शेयर्स को बोलते हैं राइट शेयर्स। अगर आप पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हो तो नए शेयर्स को सब्सक्राइब करने का पहला मौका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसको प्रीएम्प्टिव राइट कहा जाता है। आगे बढ़ते, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज मेनी फोल्ड ड्यूरिंग बूम एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स कैन अर्न कैपिटल गेन्स। आपने सुना होगा ना कई बार कि एसीसी का शेयर्स पहले 300 का था, फिर बाद में 9000 का हो गया, तो मल्टीफोल्ड टाइम्स मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, जिससे मुझे कैपिटल गेन हो सकता है। यह सबसे बड़ा रीजन है इक्विटी शेयर्स खरीदने का। भाई मैंने टाटा मोटर्स कई साल पहले ना 67 रुपीज में खरीदा था, आज की डेट में वो 800 रुपए का हो गया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी ना मल्टीफोल्ड टाइम्स। कोविड के समय मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स 300 रुपए के अंदर खरीदे थे और आज के डेट में वो शेयर 750-800 रुपए के हो रहे हैं, मेरी तो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई ना। यही रीजन है कि एक इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में पैसा डालता है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ सकती है। आगे, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। डिविडेंड्स जो मिल रहे हैं उस पर किसी भी शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तक तो ये बात बहुत बढ़िया है। आई होप तुमको यहां तक बात समझ में आई होगी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज का फायदा नहीं होता, कुछ नुकसान भी होता है मालिक। तो क्या नुकसान है इक्विटी शेयर्स का, आओ समझते हैं। पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस को समझते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस समझेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। आई होप आपको विजिबल होगा अच्छे से। जी हां, बिल्कुल विजिबल है। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई, तुमको पता है, जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, तो वो कंपनी में ना बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो कंट्रोल है ओवर द कंपनी वो डाइल्यूट होने लग जाता है। जैसे मान लो मैंने कंपनी शुरू की ओबीसी लिमिटेड, मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई, मैंने शेयर्स इशू कर दिए, अब वो शेयर होल्डर रोज मेरे बिजनेस में इंटरफियर कर रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो रहा है, मेरा कंट्रोल जो है वो मैनिपुलेटेड हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ऐसे लोग जिनको अपनी कंपनी के ऊपर 100% कंट्रोल चाहिए, उनके लिए इक्विटी शेयर्स अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। Equity shares carry full voting rights. This gives rise to many undesirable practices by persons who seeks to gain control over the company. Often there is concerning of votes, manipulation of control by clicks of shareholders to their own advantage. कई बार shareholders अपने हित के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजनेस पर, कंपनी पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी, एकदम दिल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, दूसरा है डिग्री ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। डिग्री ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, एक कंपनी को जितने पैसों की जरूरत है उससे ज्यादा कई बार वो रेस कर लेती है। जब एक्सेस में कंपनी के पास पैसा होगा तो वो अनड्यू एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अभी हुआ, बायजूस ने बहुत सारा पैसा रेस कर लिया मार्केट में, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट इन्वेस्टर से उसने पैसा रेस कर लिया, अननेसेसरी के खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। वो पैसा जो ऑप्टिममली यूटिलाइज करना था वो वेस्ट हो रहा है, या तो वो आइडल पड़ा हुआ है कंपनी के पास, वो यूज ही नहीं हो पा रहा है, चैनलाइज ही नहीं हो पा रहा है, या उस पैसे का गलत मिसयूज होने लगता है, गलत यूज होने लगता है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम लोग डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल रेज थ्रू इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मिस्टेक्स इन द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, over enthusiasm may lead to over capitalization resulting in lower rate of earnings and dividends. Financial structure becomes inflexible. कई बार अब कंपनी की गुडविल कैसे बढ़ेगी जब वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बढ़िया देगा, और अगर हमने जरूरत से ज्यादा पैसा रेज कर लिया है तो हम उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी की गुडविल एट स्टेक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है? वैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस चैप्टर का पार्ट नहीं, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, मैंने बहुत डिटेल में उधर बताया हुआ है। तुमने नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 2 पहले देखो, तो तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एकदम आंखों के रास्ते दिल में क्लियर हो जाएगा। व्हेन द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स, द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल। भाई हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को छोड़ देते हैं बिकॉज हम सारा पैसा तो शेयर्स के थ्रू ही रेज कर लिया है हमने, तो हमारे को जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट है ना वो नहीं मिल पाता है। कमेंट में लिखना कितने लोग को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में दिक्कत है, एक सेपरेट वीडियो आएगा। वैसे मैंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में बताया, अगर तुमने देखा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगला आता है कॉस्टली सोर्स। भाई पता है इक्विटी शेयर्स को रेज करने में ना कंपनी के पैसे बहुत खर्च होते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करो, इतने सारे पेपर वर्क होते हैं।
इश्यू करने में बहुत सारा पैसा कंपनी का लग जाता है, इसलिए बोलते हैं इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना कंपनी के लिए एक कॉस्टली सोर्स है। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज हायर देन दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ इशूइंग अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज एंड अदर इश्यू एक्सपेंसेस आर वेरी हाई फॉर इक्विटी कैपिटल। और लास्ट है इनफ्लेक्सिबल। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल एंड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इनफ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? हर एक कंपनी की एक ऑथराइज लिमिट होती है जो सेबी तय करता है कि भाई इससे ज्यादा शेयर्स आप मार्केट में इशू नहीं कर सकते। अगर हमने सारा पैसा पहले ही इशू कर लिया है, पहले ही रेज कर लिया है इक्विटी शेयर से, तो हम इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फ्यूचर में और पैसा हम रेज नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहां पर मैंने आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं एज अ डिसएडवांटेज। मिनिमम 4 पॉइंट आप जरूर प्रिपेयर कर लेना व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली जो दिक्कत है वो है परपिचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। भाई हमें ऐसा लगता है कि वोटिंग राइट सबको मिल रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रोल सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, जनरली वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कहना क्या चाहते हैं? एनी न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज टू बी फर्स्ट offered to the existing shareholders. As a result, the company comes to be managed by a handful of persons. Ordinary and small shareholders remain owners in name only. तुम्हें पता है क्या? अगर कंपनी नया शेयर्स इशू कर रही है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दिया जाएगा। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं तो वो ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं कंपनी। और कहने की बात है वोटिंग राइट्स मिलता जरूर है आपको, लेकिन एक्सरसाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो लगता है हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल में सिर्फ नाम की ही चीजें रह जाती हैं। दूसरा है हाई रिस्क। हाई रिस्क कैसे? आपने सारा पैसा इक्विटी शेयर्स पे लगा दिया, कंपनी डूब गई, आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा कभी भी वापस नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल आर बोथ अनसर्टेन। द राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Shareholders cannot increase the rate of dividend recommended by the boards of directors. Prices of shares keeps on fluctuating. अब जैसे तुम देखो आईटीसी का शेयर्स एक समय पे कितना हाई था, फिर धीरे धीरे वो इतना डाउन पर चला गया, तो जिसने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनकी इन्वेस्टमेंट बेकार चली गई। जैसे यस बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है इक्विटी शेयर्स पे, इसलिए बोलते हैं इसको दे सिंक एंड स्विम विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड दे फॉल विद द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अब अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन को समझने के लिए तुमने सबने स्कैम 1992 तो देखा होगा। एसीसी का शेयर हर्षद मेहता ने गलत तरीके से मार्केट पे कितने मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ा दिया। तो इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? इस चक्कर में नुकसान होता है हमारी कॉमन पब्लिक का, जो सोच रही है भैया अभी तो शेयर्स बढ़ रहे हैं, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे और बढ़ेंगे, और एकदम से अगर मार्केट फॉल हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट व्हाइट वॉश हो जाएगी। तो अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन की वजह से इन्वेस्टर के लिए काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है ये। आओ जरा एग्जाम में देख के क्या लिखते हैं। वेरी ऑफन देयर इज अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन इन द प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। दिस इज मोर सो ड्यूरिंग बूम व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग. Directors and officers of the company may also indulge in speculation on the basis of inside knowledge about the company. Innocent and ignorant investors always suffer. ठीक है, समझ में आ रही है बात? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है, या ऐसा बिहेव हो रहा है? भाई 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 चीजें तो बड़ी आसान थी, ऐसा तो नहीं लग रहा है तुमको? कोई बात नहीं, चलो भैया बढ़ते हैं। अगली कहानी शुरू होने जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स का एपिसोड यहां पर खत्म होता है।